नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 1, जो कि 2025 यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे? कौन थे? कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, राखलदास बनर्जी थे या दयाराम साहनी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिंघम। कनिंघम को जो है हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हरिसेन किसके राज्य कवि थे? अशोक के थे, समुद्रगुप्त के थे या फिर कृष्ण देव राय के थे, हर्षवर्धन के थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के थे। यानी कि हरिसेन जो थे वो थे समुद्रगुप्त के राज्य कवि, जिन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं बर्नियर, अलबरूनी, इब्न बतूता या अब्दुर अब्दुल रज्जाक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलबरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? बर्नियर यानी कि फ्रांसवा बर्नियर। तो ये फ्रांस का था, पुर्तगाल का था, इटली का था या जर्मनी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस का था। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर जो है फ्रांस का था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार उपासक थे? तो ये अलवार है, अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के या बुद्ध के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु के थे। और शिव के उपासक थे नैन, जिन्हें नैनार बोला जाता था, नैनार। तो नैनार जो है शिव भगवान के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, टोडरमल ने, बीरबल ने या अकबर ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने जो है आइन ए अकबरी की रचना की थी। आइन ए अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग माना जाता है। यानी कि अकबरनामा के जो है 3 भाग थे और आइन ए अकबरी को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया था और अकबरनामा को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था अकबरनामा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से या लॉर्ड बेलेजली से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है लॉर्ड बेलेजली से। यानी कि लॉर्ड बेलेजली से जो है सहायक संधि का संबंध है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? 1765 में, 1773 में, 1793 में या 1795 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1935 में, 1939 में, 1943 में, 1945 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था 1918 में। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 7 साल चला। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रस्तावना? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी जो है आपको प्रस्तावना ना देकर जो है उद्देशिका दे दिया जाता है, तो उस समय जो है आपको उद्देशिका पर टिक करना होता है। यानी कि उद्देशिका को भी जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो किसी पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख को ही अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। तो अभिलेख किसे कहते हैं? कि किसी पत्थर पर, धातु पर या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए या लिखे गए लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख का इस्तेमाल जो है प्राचीन काल से ही हो रहा है। यानी कि महात्मा बुद्ध के टाइम से ही जो है इनका जो है यानी कि अभिलेख जो है काफी ज्यादा, आपको जानते हैं कि अशोक के कितने सारे जो है अभिलेख मिले हैं।
तो इसे ही जो है यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल से इनका प्रयोग हो रहा है। आगे आता है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों के कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की ही खोज हुई थी, जो कि 1921 ईस्वी में जो है हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदड़ो की, जो कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है या नगर माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 2 भाइयों ने की थी। एक का नाम था हरिहर, दूसरे का नाम था बुक्का। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और यह साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में स्थित था। अगला आता है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है रहला और ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन भी रहा था। यानी कि फ्रांसीसी बुकान वो कौन था? वो एक चिकित्सक था जो कि भारत में आया और उसने जो है बंगाल में जो है अपनी चिकित्सा की सेवा दी, जो कि 1794 से लेकर 1815 तक दी थी। और कुछ वर्षों तक वह जो है भारत के गवर्नर जनरल जनरल जो थे, जिन्हें हम लॉर्ड बेलेस्ली के नाम से जानते हैं, उनका सर्जन भी रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, यानी कि जिसे हम आज बिहार और बंगाल के नाम से जानते हैं, में शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और आज आज पाटलिपुत्र को जो है आज पटना शहर के नाम से यानी पटना शहर के पास में जो है स्थित है। तो मौर्य वंश की जानकारी में यानी विषय में यही जानकारी है, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसकी जो इसका राजरोहण जो है वो हुआ था 321 ईसा पूर्व में। तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और उनके मंत्री थे चाणक्य, जो कि उनके गुरु भी थे। और मौर्य वंश का अंत जो है 185 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत ये हैं, जिनमें है एक है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि। जैन धर्म में इन 5 महाव्रतों का पालन करने से आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनका पालन करने वाले को कोई बीमारी या शोक नहीं होता है और वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह यानी कि गृह त्याग करना, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना और सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज्य परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो मीराबाई जी का जो जन्म है वो हुआ था 1498 ईस्वी में और ये जो है पाली के कुड़की
नामक गाँव में दूधा जी इनके जो दादाजी थे और उनके पुत्र रतन सिंह की ये जो है पुत्री थी। और इनका बचपन जो है कृष्ण भक्ति में बीत गया, यानी कि जो है बचपन से ही कृष्ण भक्ति करने लगी थी। और मीराबाई का जो विवाह था वो हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में, जिनके पति का नाम था राणा सांगा। सॉरी, इनके जो पति का नाम था वो था भोजराज, और इनके जो ससुर जी थे उनका नाम था राणा सांगा, यानी कि महाराणा सांगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशयों का निर्माण किया जाता था। इन जलाशयों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसके अलावा नदियों से पानी लाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया था। जलाशयों और तालाबों का निर्माण किया गया, नदियों का इस्तेमाल किया गया, कुओं और बावड़ियों का निर्माण और जल संरक्षण तकनीकी और लोगों की सिंचाई साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना। यानी कि आप भी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। एक थी कृष्णा नदी, दूसरी थी तुंगभद्रा, जो कि यानी कि दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र को जो है दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है जलाशय की यानी कि जल की जो पूर्ति थी वो किस प्रकार की जाती थी कि नदियों से पानी लाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया, जलाशयों और तालाबों का भी निर्माण किया गया, नदियों से पानी लाने का इस्तेमाल किया गया, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया गया और जल संरक्षण तकनीक को भी अपनाया गया और लोगों को सिंचाई साधन विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य में जल की जरूरत को पूरा करने के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाई गई, बांधों से पानी को होजों में इकट्ठा किया गया, होजों से पानी को खेतों और राजधानी तक पहुंचाया गया, कमालपुर जलाशय का निर्माण किया गया और हिरिया नहर का निर्माण भी किया गया था। इस प्रकार जो है विजयनगर साम्राज्य में जल की जरूरत को पूरा किया जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में इन आदर्शों पर जोर दिया गया था, जिनमें भारत को स्वतंत्रता यानी कि संप्रभु गणराज्य घोषित करना, यानी कि भारत को जो है स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित करना था और सभी नागरिकों को न्याय, समानता और बंधुत्व का आश्वासन से देना था। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना था, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम थी, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना था। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी देना था। तो ये सभी जो है संविधान सभा के कुछ उद्देश्यों को जो के आदर्शों पर जोर दिया गया था। आगे आते हैं कि कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करना, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, भारत की भौगोलिक अखंडता और प्रभुसत्ता की सुरक्षा करना, विश्व शांति और मानव कल्याण में योगदान देना। तो ये सभी जो है संविधान के जो है उसमें जोर दिया गया था आदर्शों पर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गांधी इरविन समझौता की प्रमुख शर्तें क्या थी। तो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं, जिनमें सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सिवाय उन लोगों के जो हिंसा के दोषी पाए गए हैं, नमक के मुक्त संग्रह या निर्माण की अनुमति देना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज बैठक में भाग लेना चाहिए। ये भी जो है गांधी इरविन समझौते की कुछ प्रमुख शर्तें थी। और कांग्रेस की गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा लाए गए सभी कानूनों और अध्यादेशों को वापस लेना और आंदोलन आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल करना और भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। ये भी जो है उसमें शर्तें लागू की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। तो स्तूप बौद्ध धर्म में जुड़े टीले के आकार के स्मारक होते थे। इन्हें बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण बुद्ध व्यक्तियों के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता था। स्तूप को पूजा और तीर्थ स्थल के रूप में भी बनाया जाता था। तो ये जो है स्तूप क्या थे कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़े टीले के आकार के जो है स्मारक होते थे और इन्हें जो है बुद्ध या उनसे जुड़े कुछ व्यक्तियों के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था और स्तूपों को जो है पूजा और तीर्थ स्थल के रूप में भी बनाया जाता था।
आगे आता है कि स्तूप बनाने की वजह, यानी कि स्तूप को जो है क्यों बनाया जाता था। तो स्तूपों का निर्माण महत्वपूर्ण घटनाओं की याद में किया जाता था। स्तूपों में बौद्ध के अवशेष रखे जाते थे। स्तूपों को महत्वपूर्ण स्थलों के चिन्हक के रूप में बनाया जाता था। स्तूपों को जटिल नक्काशी और अन्य सजावटी तत्वों से बनाया जाता था। तो ये कारण थे स्तूपों को बनाने के लिए। अब आता है कि स्तूपों को बनाने का तरीका इस प्रकार, यानी कि स्तूप की संरचना कैसे की जाती थी। तो स्तूपों को बनाने के लिए पहले अच्छी क्वालिटी का पत्थर ढूंढा जाता था। फिर पत्थर को खोदकर निकाला जाता था और उस जगह पर ले जाया जाता था जहां स्तूप बनाना था। पत्थर के ब्लॉकों को आकार दिया जाता था और उन्हें खंभों से लगाया जाता था। दीवारों, छतों और फर्श के लिए पैनल बनाए जाते थे। स्तूप के शीर्षक पर एक बालकनी होती थी जिसे हर्मिका कहते हैं। तो इस प्रकार जो है स्तूप की संरचना होती थी। और अभी आगे है कि हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता था जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि के ऊपर एक छतरी या शीर्ष छत्र होता था जिसे छत्रावली कहते थे। स्तूप में एक से ज्यादा प्रदक्षिणा पथ होते थे। बाद में स्तूपों पर डचल जटिल नक्काशी वाले मूर्तियां बनाई गई थी। तो ये जो है स्तूप बनाने की संरचना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। यह एक आध्यात्मिक संप्रदाय है जिसमें भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक खोज पर जोर दिया जाता है। सूफीवाद में भौतिकवाद को नकारा जाता है और आत्म अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए जरूरी माना जाता है। सूफीवाद में ध्यान, मंत्र और प्रार्थना के जरिए अल्लाह के करीब आने पर जोर दिया जाता है। तो सूफीवाद क्या है कि सूफीवाद को जो है इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ माना जाता है और यह एक आध्यात्मिक संप्रदाय है जिसमें भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक खोज पर जोर दिया गया है। और सूफीवाद में जो है भौतिकवाद को नकारा जाता है और आत्म अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए जरूरी माना जाता है। और इसमें जो है ध्यान, मंत्र और प्रार्थना के जरिए अल्लाह के करीब यानी कि भगवान के करीब जो है आने पर जोर भी दिया जाता है। और सूफीवाद में आत्म अनुशासन को बहुत अहमियत दी जाती है। सूफीवाद में ईश्वर और उसके भक्तों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। सूफीवाद में भक्ति मार्ग को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति को प्रेम ईश्वर एक पहुंचने का सही रास्ता माना जाता है। सूफीवाद में गायन और नृत्य को भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है। तो सूफीवाद में जो है आत्म अनुशासन को बहुत अहमियत दी जाती है और इसमें जो है ईश्वर और उसके भक्तों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है भक्ति मार्ग को ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। और इसमें जो है प्रेम और भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता माना जाता है। और इसी में जो है गायन और नृत्य को भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है। और अब आते हैं सूफीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला आता है कि सूफीवाद में एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है और सभी को उसका हिस्सा माना जाता है। दूसरा आता है कि सूफीवाद में यह माना जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और भक्ति से हो कर जाता है। और सूफीवाद में ईश्वर और उसके भक्तों के बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। यानी कि सूफीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी कि सूफीवाद में जो है ईश्वर को एक माना जाता है और सभी को जो है इसका हिस्सा माना जाता है। और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और भक्ति का हो जाता है। यानी कि इसमें ये भी सिद्धांत है। और इसमें तीसरा सिद्धांत आता है कि सूफीवाद में ईश्वर और उसके भक्तों के बीच जो है किसी भी तरह का मध्यस्थ जरूरत नहीं है। और इसमें आगे आता है कि सूफीवाद में आत्मा की शुद्धि, अहंकार का विनाश और ईश्वर के साथ सीधा जुड़ाव पाने पर जोर दिया जाता है। और सूफीवाद में पश्चाताप, ईमानदारी, स्मरण और प्रेम जैसे सिद्धांतों को रेखांकित किया जाता है। और सूफीवाद में मानवीय सीमाओं और ईश्वर के असीम प्रेम को दोनों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। यानी कि सूफीवाद में जो है आत्मा की शुद्धि को, अहंकार का विनाश और ईश्वर के साथ सीधा जुड़ाव पर जोर दिया जाता है। और इसमें जो है पश्चाताप, ईमानदारी, संस्मरण यानी कि स्मरण और प्रेम जैसे सिद्धांतों को रेखांकित यानी कि रखा जाता है। और इसमें जो है मानवीय सीमा और ईश्वर के असीम प्रेम दोनों को अपने अपनाने पर जोर दिया जाता है।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद में यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिनमें सबसे पहला आता है कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। तो ब्रिटिश शासन यानी सरकार की मनमाने नीतिगत निर्णयों और भारतीयों के शोषण से लोगों में असंतोष पैदा हुआ था। दूसरा था अंग्रेजों की शोषित नीतियां। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने भारतीयों को दो तरीके से धोखा दिया था, जिनमें दो तरीके प्रमुख हैं। सबसे पहला तरीका आता है कि ब्रिटिश सेवाओं के लिए नए बाजार विकसित करके। दूसरा आता है अंग्रेजी निर्माताओं को कच्चे माल और संसाधन बेचकर। तो इस प्रकार जो है उन्होंने धोखा दिया था। अगला आता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इन आंदोलनों का मकसद अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। इन आंदोलनों ने लोगों में एकता, तर्कसंगत सोच, महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति का संदेश फैलाया है। और अब जो अगला आता है कि मीडिया, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास। यानी कि समाचार पत्रों और प्रेस ने राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। और अगला आता है कि परिवहन साधनों का विकास। तो रेल, डाक और तार जैसे परिवहन और संचार साधनों के विकास ने राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत किया है। अब आती हैं हमारी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं। तो सबसे पहली आती है कि 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ये भी आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और 323 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो गई। अगला आता है कि 78 ईसवी में क्या हुआ था। तो 78 ईसवी में जो है शक संबंध का आरंभ हुआ। अगला आता है कि 320 ईसवी में क्या हुआ। तो 320 ईसवी में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई या गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हमारी अगली डेट आती है कि 712 ईस्वी में क्या हुआ। तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था या हमला किया था। अगली आती है कि 1469 ईस्वी में क्या हुआ। तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला आता है कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला आता है कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ। तो गोवा पर पुर्तगालियों का पूर्ण अधिकार जो है 1510 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है आपसे 10 डेट पूछी जाती हैं, जो कि एक एक नंबर में पूछी जाती हैं, जो कि आपकी होती है 10 नंबर की। अब आता है हमारा कि 1773 ईस्वी में क्या हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। और अगला आता है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, रोलेट एक्ट पारित हुआ, और खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। अब अगला आता है कि 1947 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1947 ईस्वी में जो है भारत को स्वतंत्रता मिली, ये आप जानते हैं। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न, जिनमें सबसे पहला आता है वह स्थान जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो वो जो है कहाँ पर है, कालीबंगा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। अगला आता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अगला आता है वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला आता है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर में हुई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है दांडी में तोड़ा था, यानी कि दांडी में तोड़ा था। तो ये जो है आपको सही इसका उत्तर लिखने का 1 नंबर मिलता है, और मैप में सही जगह दर्शाने पर 1 नंबर उसका मिलता है, यानी कि ये भी जो है आपके 10 नंबर के होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो है हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर पूरा हो चुका है। और इसके बाद जो है आपके पास लिए रेगुलर मॉडल पेपर आएंगे, तो आपको उनको पूरों को देखना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से टॉप कर पाएंगे। तो अब जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।
आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।